जय हिंद दोस्तों। आज हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। करंट अफेयर्स हमारा अगस्त 2020 का है, यानी कि अगस्त महीने का, इसी महीने का। और इस महीने में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं पे बात करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। चलिए देर ना करते हुए सबसे पहली खबर पे रुख करते हैं। सबसे पहली खबर है हमारी फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार। ये पुरस्कार 6 अगस्त 2020 को रॉकफेलर फाउंडेशन ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस पुरस्कार की घोषणा की। इस बार यह पुरस्कार हैदराबाद स्थित एनजीओ संगठन नंदी फाउंडेशन को दिया गया। इसका मतलब है कि हमारा ही एक फाउंडेशन है, हमारे ही देश का, इसलिए हमारे लिए सम्मान की बात है। इस पुरस्कार के तहत $2 लाख की धनराशि दी जाती है। एक बड़ी धनराशि भी दी जा रही है देखिए इस पुरस्कार के तहत, इसलिए ये पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नंदी फाउंडेशन के बारे में जान लेते हैं। नंदी फाउंडेशन की स्थापना 1 नवंबर 1998 को हुई। यह 19 राज्यों में सक्रिय है वर्तमान में। यह पिछले 20 सालों से अराकूनॉमिक्स मॉडल के आधार पर हैदराबाद के अराकू में आदिवासी किसानों के साथ काम कर रहा है। मतलब कहने का यह है कि इसने एक नया इकोनॉमिक्स का मॉडल तैयार किया है जिसे अराकूनॉमिक्स मॉडल कहा जा रहा है। अराकूनॉमिक्स मॉडल के बारे में अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि यह मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें किसानों और उपभोक्ताओं दोनों का ध्यान रखा जाता है। मतलब किसानों के लाभ का भी ध्यान रखा जाता है और साथ ही साथ उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं प्राप्त हो सकें। जैसे उदाहरण के तौर पर अच्छी गुणवत्ता की कॉफ़ी उत्पादन हो सके उपभोक्ताओं के लिए, अच्छे प्रकार का कपास उत्पादन हो सके, अच्छी चाय उत्पादित हो सके। तो कहने का ये मतलब है कि एक दोहरी नीति पर काम करता है ये मॉडल, और इस मॉडल में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों का ध्यान रखा जाता है। इस मॉडल के आधार पर यहाँ के किसानों ने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया, और वो ये कि यहाँ पर विश्व स्तरीय कॉफ़ी का उत्पादन किया उन्होंने। और फिर इस कॉफ़ी को लॉन्च किया था 2017 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जहाँ पर बड़े बड़े जानकारों ने, महत्वपूर्ण लोगों ने इसकी बहुत तारीफ़ की। इसके अतिरिक्त यहाँ के किसानों ने एक और बड़ा काम किया, वो ये था कि इसी मॉडल के आधार पर वहाँ के आसपास के 955 गाँव में उन्होंने लगभग 2 करोड़ 50 लाख पेड़ लगाए, और ये पेड़ कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक सिद्ध हुए। वहाँ के कार्बन का अवशोषण किया इन पेड़ों ने। तो एक बहुत बड़ी चीज़ आपको देखने को मिली है इस अराकूनॉमिक्स मॉडल के तहत। तो आप ध्यान रखेंगे कि एक महत्वपूर्ण घटना है, एक महत्वपूर्ण सूचना है जो आप ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि नंदी फाउंडेशन क्या है, कहाँ स्थित है, इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया, इस पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है, इस मॉडल का नाम पूछा जा सकता है, अराकूनॉमिक्स मॉडल क्या है ना। स्थान जरूर याद रखें, हैदराबाद के आसपास के किसानों के लिए ये काम कर रहा है ये एनजीओ। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंडित जसराज का निधन हो गया है। एक बहुत बड़े संगीतकार थे ये। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया। इनका निधन 90 वर्ष की उम्र में अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। इनका संबंध शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने से था। आप जानते हैं कि जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसमें कई सारे घराने होते हैं। जैसे लखनऊ घराना काफ़ी फेमस है, जयपुर घराना काफ़ी फेमस है ना, बनारस घराना भी है। ऐसे कई घराने होते हैं, तो उसमें से ही एक घराना है मेवाती घराना, जहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद अगर इनका हम परिचय देखें तो 28 जनवरी 1930 का इनका जन्म हुआ। दरअसल दोस्तों ये जो डेट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है जो आगे काम आएगी हमारी इसी न्यूज़ में। और इनका जन्म स्थान हिसार हरियाणा में है। इनकी गायन शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पद्मश्री से नवाजा जा चुका है इन्हें 1975 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1987 में। पद्म भूषण और पद्म विभूषण 1999 और सन 2000 में मिले। यानी कि भारत रत्न के अतिरिक्त लगभग सभी पुरस्कार इन्होंने जीते हैं जो पुरस्कार भारत में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पंडित जसराज की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का अनुमान आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 11 नवंबर सन 2006 को एक ग्रह खोजा था, और उस ग्रह का नाम उन्होंने पंडित जसराज ग्रह रख दिया। इसके अतिरिक्त इसकी जो संख्या थी पहले वो 2006 BP32 थी, लेकिन बाद में संख्या को बदलकर 300128 कर दिया। और आप जानते हैं ये जो 300128 है, दरअसल ये पंडित जसराज जी का जन्मदिन है, यानी कि जन्म की डेट है। आपने अभी देखा था उनकी जन्म की डेट है 28/1/1930, और 28/1/1930 को अगर आप उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा 300128। तो कितनी बड़ी बात है। आगे देखिए, पंडित जसराज जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने विश्व के 7 महाद्वीपों पर अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है। ये भी बड़ी बात है। आप सोचिए कि
7 महाद्वीप, जिनमें से एक महाद्वीप तो ऐसा है जहाँ निर्जन महाद्वीप है, जहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जतरंगी नाम से जुगलबंदी का एक उपन्यास भी तैयार किया है, मतलब एक किताब लिखी थी इन्होंने। तो आप देख सकते हैं कई सारे प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे इस टॉपिक में। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही है कि पंडित जसराज जी किससे ताल्लुक़ रखते थे, तो आप कहेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। उनका घराना कौन सा था, इसके अतिरिक्त किस ग्रह का नाम उनके नाम पे रखा गया है ना। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। अगली खबर देखते हैं, F-16 फाइटर जेट। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को नवीनतम F-16 जेट देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आप देख सकते हैं इसमें नवीनतम 66 जो लिखा हुआ है वो 66 दरअसल एक मतलब एरर हो गया है। तो आप याद रखेंगे जो विमान का नाम है वो है F-16 फाइटर जेट। ये विमान पाकिस्तान को भी अमेरिका ने दिया था पहले, लेकिन ताइवान को जो अब अमेरिका ने विमान दिया है, इस वजह से काफ़ी तनाव उत्पन्न हो गया है अमेरिका और चीन के बीच में, क्योंकि चीन की एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी ये है वन चाइना नीति, जिसका उल्लंघन मान रहा है चीन, और इसलिए चीन और अमेरिका में एक तरीके से नया विवाद पैदा हो गया है। चलिए इस बात पे भी गौर करते हैं कि ताइवान कैसा देश है। ताइवान की जो राजधानी है वो है ताइपे, वहाँ के राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन। यहाँ का क्षेत्रफल है 36,197 किलोमीटर स्क्वायर, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है न्यू ताइवान डॉलर। तो आप इसमें ध्यान रखिए कि इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे, एक तो यही कि F-16 फाइटर प्लेन क्यों चर्चा में था, तो आप कहेंगे कि ताइवान के साथ समझौता होने के कारण। ताइवान कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे ताइवान चीन के दक्षिण में स्थित है और भारत के पूरब में स्थित है, और ये दक्षिणी चीन सागर में पड़ता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। अगली खबर देखते हैं, लेबनान में भीषण विस्फोट और सरकार का इस्तीफा। एक बहुत बड़ी घटना हुई लेबनान में, बेरूत जो उसकी राजधानी है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और इस धमाके को लेकर वहाँ की जनता में काफ़ी रोष था। इस वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी बात थी कि वहाँ की सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पे ली और साथ ही साथ इस्तीफा दे दिया, वरना आप देखते हैं कि सरकारें इस्तीफा तो दूर की बात है, आलोचना भी पसंद नहीं करती हैं। तो लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है हसन दियाब। उन्होंने कहा कि यह धमाका भ्रष्टाचार का परिणाम था, और लेबनान में भ्रष्टाचार लेबनान से भी बड़ा हो गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में बंदरगाह के वेयर हाउस में विस्फोट का मुख्य कारण जो था वो था अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में लगी आग। तो आप ये जरूर याद रखें, अमोनियम नाइट्रेट है ना, कि किस चीज़ का भंडार था, तो आप कहेंगे अमोनियम नाइट्रेट का। इस धमाके में लगभग 200 लोगों की मौत हो गई और 6000 से अधिक लोग घायल हो गए। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लीजिए कि अमोनियम नाइट्रेट एक रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय अकार्बनिक यौगिक है, जल में अत्यधिक घुलनशील है। इसका रासायनिक फॉर्मूला है NH4NO3। इसका जो उपयोग है वो ज़्यादातर उर्वरक व विस्फोटकों में किया जाता है, इसीलिए आप देखिए कितना बड़ा धमाका इसी वजह से हुआ है कि विस्फोटक भी है ये। लेबनान की बात करें तो लेबनान एक छोटा सा तटीय देश है जो कि पश्चिम एशिया में स्थित है। आप इसके आसपास के देशों को देखें तो लेबनान के जो सीमा लगती है उसमें एक सीरिया एक देश है महत्वपूर्ण है, इजराइल एक देश है जो महत्वपूर्ण देश है, और इसके पश्चिम की तरफ आप देखेंगे लेबनान के तो आपको दिखाई देगा भूमध्य सागर। तो लेबनान की जो राजधानी बेरूत है उसका पूरे लेबनान का जो क्षेत्रफल है वो है 10,452 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ की जो मुद्रा है वो है लेबनानी पाउंड। तो आप लेबनान के जो इस घटना के जो क्वेश्चन होंगे उसमें लेबनान का एक तो भौगोलिक स्थिति आप याद रखिए कि लेबनान के आसपास के कंट्री कौन से हैं, लेबनान कहाँ स्थित है, लेबनान की राजधानी क्या है ना, लेबनान में कौन सी मुद्रा चलती है, और अमोनियम नाइट्रेट जरूर याद रखिए कि अमोनियम नाइट्रेट, या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि अभी हाल ही में एक बड़े धमाके के कारण किस देश की सरकार ने इस्तीफा दे दिया, तो आप कहेंगे लेबनान है ना, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं। अगला देखिए आप क्वेश्चन है, अगला जो सूचना है हमारी वो है मॉरिशस के दक्षिण में तेल रिसाव की घटना। मॉरिशस आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है, काफ़ी छोटा सा देश है मॉरिशस। लोग इसे लघु भारत भी कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या जो है वो भारतीय है, और भारतीयों में भी ज़्यादा जनसंख्या वो बिहार के लोगों की है, तो एक बड़ी बात है। मॉरिशस के जो राष्ट्रपति बनते हैं वो भी ज़्यादातर भारतीय मूल के ही होते हैं, जैसे प्रविंद जगन्नाथ वर्तमान में यहाँ के कर्ता धर्ता हैं। मॉरिशस की इस खबर को देखते हैं आगे। दरअसल हुआ ये कि मॉरिशस के दक्षिण पूर्व में स्थित एक ब्लू वे मरीन पार्क है, मतलब एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ब्लू वे मरीन पार्क। तो यहाँ पर एक जापानी थोक मालवाहक जहाज था जिसका नाम था MV बाकाशियो।
जो ईंधन तेल ले जा रहा था, अचानक वो दो भागों में टूट गया और फिर तेल रिसाव होने लगा, जिससे हिंद महासागर में लगभग 1000 टन से ज़्यादा तेल फैल गया। आप जानते हैं कि हिंद महासागर में ही स्थित है मॉरिशस, जिससे मॉरिशस का जो समुद्री तट था वहाँ पर पारिस्थितिकी और समुद्री जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया, यानी कि पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान हो सकता है और हो रहा है। ये जो रिसाव हुआ, तेल रिसाव, इस हिसाब से लुप्त प्राय प्रवाल भित्तियों, उथले पानी में समुद्री घास, मैंग्रोव वन, मछलियाँ और अन्य जलीय जीवों के जीवन को खतरे में डाल दिया है इस तेल रिसाव ने। ब्लू वे मेरीन पार्क की बात करें तो ये जो ब्लू वे मेरीन पार्क है, ये भी बहुत फेमस है क्योंकि रामसर कन्वेंशन है। एक रामसर कन्वेंशन आप जानते होंगे, जिसका काम है कि ऐसे स्थानों को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना जहाँ पर दलदलीय क्षेत्र है, यानी कि आर्द्र भूमि अधिक है। आप जानते हैं कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत फेमस है ये भी। हमारे यहाँ कई सारी आर्द्र भूमियाँ हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर कई सारी झीलें हैं, जैसे बुलर झील है। मतलब आप कह सकते हैं जितनी भी भारत में झील क्षेत्र दिखाई देंगे आपको, वो ज़्यादातर होंगे जिन्हें ज़्यादातर रामसर साइट बोला जाएगा या जिन्हें आर्द्र भूमि कहा जाएगा। चलिए आगे, प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव वन, समुद्री घास के मैदानों और मैक्रो शैवाल की उपस्थिति इस ब्लू वे मेरीन पार्क में दिखाई देती है हमें, और इसी वजह से इसे पारिस्थितिकी रूप से, पर्यावरण के रूप से अति संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। इसकी ये जो घटना है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जब तेल रिसाव हुआ है और पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हुआ है। जैसे अभी हाल ही में, बिल्कुल अभी ये जो हम घटना देखने वाले हैं, ये तो बिल्कुल हाल ही की घटना है। और हाल ही में रूस का एक क्षेत्र है जिससे कहते हैं क्रास्नोयार्स्क, बड़ा अजीब सा नाम है इसका, क्रास्नोयार्स्क क्षेत्र। और यहाँ पर लगभग 20,000 टन डीजल तेल जो था वो यहाँ के पास की एक नदी थी, अंबर नया नदी, उसमें बह गया है ना, जिससे वहाँ पर जलीय जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया, पर्यावरण को अत्यधिक क्षति हुई और रूस के राष्ट्रपति इस घटना पर अत्यधिक नाराज भी हुए थे। फिर वर्ष 2010 में मैक्सिको की खाड़ी से दूर गहरे पानी में लगभग 40,000 टन तेल का रिसाव हो गया था। ज़्यादा है, सॉरी, 4 लाख टन है, सॉरी 4 लाख टन तेल का रिसाव देखा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों जलीय जीव की जो प्रजाति थी वो उनकी मृत्यु हो गई और उनके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो गया। तो आप देख सकते हैं ऐसी कोई ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। 1978 की घटना तो बहुत ही फेमस थी और काफ़ी बड़ी मात्रा में तेल का रिसाव हुआ था, लगभग 70 मिलियन गैलन, है ना, काफ़ी बड़ी मात्रा होती है, इसका रिसाव हुआ था। और यहाँ पर लगभग 20,000 पक्षी मारे गए थे, कई सारे कशेरुकीय जीव मारे गए थे। तो ये एक बड़ी घटना थी। तो अब आप देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है वो यही हो सकते हैं कि सबसे अभी हाल ही में कहाँ तेल रिसाव की घटना हुई। तो आप 2 घटनाएं याद रखें, एक तो मॉरिशस के दक्षिण में आप ब्लू मरीन पार्क वाली याद रखें, है ना। इसके अतिरिक्त जो है ब्लू वे मरीन पार्क के अलावा आप रूस की घटना भी याद कर लें, क्योंकि रूस की जो घटना है वो भी इसी वर्ष की है और मुझे लगता है अभी जुलाई अगस्त की है। तो इसलिए आप देखिए, आपने जो ये 4-5 खबरें देखी, इन खबरों में कई सारे प्रश्न बनते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देखते जाइए हमारे वीडियो को, और अगले वीडियो में भी हम अगस्त की कुछ घटनाओं की बात करेंगे, जब हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे तब। तो इसी तरीके से आप ये भी ध्यान रखें कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता है। आप वीडियो देखते समय अपनी कॉपी और पेन साथ रखें, कॉपी में नोट करें चीज़ों को, तभी आपके नोट्स तैयार होते हैं और तभी कुछ फ़ायदा होता है। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। जितने लोग सिर्फ वीडियो देख के प्रिपरेशन करते हैं, उन्हें उस समय पर जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत सारी खिचड़ी हो जाती है उनके मन में, और उन्हें समझ में भी नहीं आता कि उन्होंने क्या पढ़ा था पहले। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ आप हमसे और भी कई माध्यमों से जुड़ सकते हैं। जैसे आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप इस जो लिंक दिया हुआ है इस पर क्लिक करिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी। यही जो पीडीएफ फाइल जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा फेसबुक पेज पर आप मिल सकते हैं, वहाँ भी आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया हुआ है, इस पर भी आप अपना मैसेज कर सकते हैं, कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे हमें, तो हम आपको अपने एक ब्रॉडकास्टिंग से जोड़ देंगे, जिससे आपको कोई भी जो भी न्यूज़ होगी, जो भी कोई पीडीएफ फाइल बनाई जाएगी, जो भी आपको वीडियो
होगा वो वीडियो आपको तुरंत उसकी सूचना आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।